चलिए, अभी तक जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का जितना भी थ्योरी था वो हमने आपके लिए ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग जो है जो हमारा पहला असाइनमेंट है IIT JEE के लिए जो हमने आपको दे रखा है ग्रुप में, क्वेश्चंस यहाँ पर भी वो शो होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्वेश्चन भी मैं शो करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग लेवल 1 जो असाइनमेंट दिया है उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो हो जाता है लेक्चर नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, कह रहा है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लॉयर, 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 4 person are selected at random. The probability that the selection contain at least one of each category. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि एक क्वेश्चन में एक स्पेशल वर्ड है जो हमने आपको पहले सिखाया है और वो यहाँ पर वर्ड दिख रहा है at least one, ठीक है। तो जब at least one होता है तो कैसे निकालते हैं, PA प्लस PA0 बराबर 1 वाले फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं। तो ए तो हम उस इवेंट को मान लेते हैं जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कितना निकालना है, सिलेक्शन कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। तो ए इवेंट हमने मान लिया, सिलेक्शन कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी। तो पी ए क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस पी ए नॉट। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, सिलेक्शन में कैटेगरी का एक भी नहीं हो। क्वेश्चन पहले समझिए क्या है, क्या है कि 5 लॉयर है आपके पास, 3 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, टोटल 10 लोग है। 10 लोग में से 4 लोग को सेलेक्ट करना है और वो जो 4 लोग जो होने चाहिए उसमें कम से कम 1 लॉयर, कम से कम 1 डॉक्टर, कम से कम 1 इंजीनियर, मतलब तीनों में से जरूर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 4 मैंने आपको बोला लेने के लिए, आपने चारों का चारों लॉयर ले लिया, ठीक है, या फिर 3 डॉक्टर और 1 लॉयर ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 1 लॉयर लेना ही है, 1 डॉक्टर लेना ही है, 1 इंजीनियर लेना ही है। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा जब हम चारों को एक साथ, इस तीनों को 4 में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो वाला सिचुएशन। और 4 में इंक्लूड नहीं करने वाला सिचुएशन क्या होगा, जैसे 5 लॉयर में से हमने 4 लॉयर ले लिया, 3 लॉयर 1 डॉक्टर ले लिया, 3 लॉयर 1 इंजीनियर ले लिया, 2 लॉयर 2 डॉक्टर ले लिया, 2 लॉयर 2 इंजीनियर ले लिया, 1 लॉयर 3 डॉक्टर ले लिया, 3 डॉक्टर 1 इंजीनियर ले लिया, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर ले लिया। तो इतने सारे केस बनेंगे जिसमें सिर्फ या तो लॉयर डॉक्टर है, या तो डॉक्टर इंजीनियर है, या फिर लॉयर एंड इंजीनियर है, ठीक है। तो क्या होगा, सभी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और सभी को जोड़ देंगे। या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये, या तो ये, या तो ये, सभी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो पी ए नॉट जो हो जाएगा, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4 लॉयर की, तो 5 में से 4 लॉयर लेने हैं, कितने तरीके हो जाएंगे, 5C4। और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 10 में से हम 4 को निकाल रहे हैं, तो 10C4। तो इस वाले का ये हो गया। इसका जो हो जाएगा, इसका 3 लॉयर 1 डॉक्टर का, तो 5C3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 लॉयर को निकालने का 5 में से, इंटू 3C1 3 में से 1 डॉक्टर को निकालने का, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और याद रहे ये जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केस में जो सैंपल स्पेस होगा 10C4 होगा। और जब हम सभी को ऐड करेंगे तो सभी के डिनोमिनेटर में 10C4 ही रहेगा, तो ये एडिशन बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी के नीचे 10C4 हो गया। इसका मैंने दिखा दिया। अब 3 लॉयर 1 इंजीनियर लेना है, तो 5C3 2C1, 2 लॉयर 2 डॉक्टर लेना है, तो 5 में से 2 लॉयर लेने के लिए 5C2, 2 डॉक्टर लेने के लिए 3C2, फिर यहाँ पर 5C2 2C2, 1 लॉयर लेना है, 3 डॉक्टर लेना है, तो 5C1 3C3, 3 डॉक्टर लेना है, तो 3 में से 3 डॉक्टर लेना है, तो 3C3, 2 में से 1 इंजीनियर लेना है, तो 2C1। उसी तरह ये भी, उसी तरह भी, सभी को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, 5C4 जो हो गया 5 हो जाएगा। आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपको 5 आएगा। अब इस दोनों में से जो है
5C3 और 5C3 वो मैंने यहाँ कॉमन निकाल रखा है और उसका वैल्यू लिख दिया है 5C3 का। जब दोनों में से कॉमन निकालो तो 3C1 होगा, 2C1 होगा, तो 3C1 3 हो जाएगा प्लस 2C1 2 हो जाएगा। अब इस दोनों में से मैंने 5C2 कॉमन निकाल रखा है। जब 5C2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 3C2, यहाँ क्या बचा 2C2, 3C2 हो जाएगा 3, 2C2 हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह यहां पर जो बन जाएगा 5C1 5, 3C3 1, वैल्यू निकालेंगे आपको आ जाएगा 3C3 1 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 3C2 3 हो जाएगा, 2C2 1 हो जाएगा। और इस सभी को मैं ऊपर ऐड कर दिया हूं तो बन गया 105 और नीचे आ गया है 210 और ये दोनों कैंसिल होकर जो बन गया है 1/2। तो ए नॉट कितना आ गया 1/2, तो हमें खोजना क्या था, पीए खोजना था, तो हो गया 1 - 1/2 बराबर 1/2। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है, आप चेक कर लेंगे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। If one ball is drawn at random from each of 3 boxes containing 3 white, 1 black, 2 white, 2 black, 1 white, 3 black, then probability of 2 white ball and 1 black ball drawn is। कह रहा है कि यहाँ 3 बैग है, तीनों बैग में पहले वाले बैग में 3 व्हाइट बॉल है, 1 ब्लैक बॉल है, दूसरे वाले बैग में 2 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, तीसरे वाले बैग में 1 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। अब तीनों बैग में से एक एक बॉल निकाला गया, इसमें से एक निकाला, इसमें से एक निकाला, इसमें से एक निकाला, तो टोटल 3 बॉल निकले। अब उस तीनों बॉल में से 2 बॉल जो हमारे होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और उसमें से एक बॉल जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। अब 2 बॉल व्हाइट 1 ब्लैक कैसे हो सकता है कि पहले वाले बैग से ए बैग से व्हाइट निकले, बी बैग से व्हाइट निकले और सी बैग से ब्लैक निकले, ये केस हो सकता है। या फिर ए बैग से व्हाइट निकले, बी बैग से ब्लैक निकले, सी बैग से व्हाइट निकले, ये दूसरा केस हो सकता है। या फिर ए बैग से ब्लैक निकले, दूसरे एंड तीसरा जो है बी एंड सी से व्हाइट निकले। तो ये तीनों ही केस में आप देख सकते हैं 2 व्हाइट बॉल है एंड 1 ब्लैक बॉल है। अब क्या करना है, अब तीनों का हमें तीनों बैग में व्हाइट की और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। तो पहले वाले बैग में व्हाइट कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग ए कितना हो गया 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए कितना हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी इज 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक from bag B is 2/4. Probability of white from bag C is 1/4. Probability of black from bag C is 3/4. ये हो गया हमारा। अब आप क्या चाहते हैं, पहले वाले केस को देखिएगा आप। ए बैग से व्हाइट चाहते हैं, दूसरे बैग से व्हाइट चाहते हैं, तीसरे बैग से ब्लैक चाहते हैं। तो तीनों के बीच में क्या है, एंड है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब तीनों ही चाहिए होता है तो तीनों के प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, पहले से व्हाइट 3/4 इंटू 2/4 इंटू 3/4। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वाले में भी पहले से हमें व्हाइट चाहिए, दूसरे से ब्लैक चाहिए एंड तीसरे से हमें व्हाइट चाहिए। तो तीनों की जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है सभी को क्या कर देंगे, तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहां थर्ड वाले केस में भी अब ये केस हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तीनों में से कोई भी केस हो जाए, तो तीनों में से तीनों केस में 2 व्हाइट 1 ब्लैक बॉल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वही सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। मतलब 2 डाइस को फेंका गया, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन है 2 डाइस को हमने फेंका, तो एक डाइस पे 2 से गुना होने वाला नंबर चाहिए और दूसरे वाले डाइस पर 3 से गुना वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां ये मैंने पूरा
फेवरेबल आउटकम लिख दिया है कि एक डाइस पे 2 से डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए, दूसरे डाइस पर 3 से डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 2 से 3 से, 2 से 3 से, 2 से 3 से, 2 3, यहाँ। अब उल्टा भी तो हो सकता है, 3 2, पहले वाले डाइस पे 2 से गुना वाला नंबर आ जाए, या फिर दूसरे वाले डाइस पे 3 से गुना वाला नंबर आ जाए, या फिर पहले वाले डाइस पे 3 से गुना नंबर आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 2 से गुना वाला नंबर आ जाए। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो इसमें नहीं कहा है कि पहले वाले पर 2 से गुना आना चाहिए। वो सिंपल कहा है, 2 डाइस को हमने फेंका और दोनों डाइस में किसी एक पर 2 से गुना वाला नंबर चाहिए, या फिर ऐसा कह दो 2 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए, और दूसरे वाले डाइस पर 3 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए। तो आप ये देख लेंगे 2 डाइस में इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल कितने हो गए 11, और 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल हमारा सैंपल स्पेस कितना होता है 36, तो कितना हो गया 11/36। अब यहां कह रहा है एक इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 दे रखी है, एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 2/5 दे रखी है। ठीक है, तो इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी जो है 3/10 है, इवेंट बी के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है। तो कह रहा है एक इवेंट एग्जीक्यूट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही होना चाहिए। तो एक होगा कब, जब ए का प्रोबेबिलिटी हो और बी हार जाए। ऐसा मान लो ए सही हो जाए, एक करेक्ट हो जाए और बी जो है हार जाए या फिर फॉल्स हो जाए। या फिर एक और तरीका हो सकता है, ए जो है मेरा इनकरेक्ट हो जाए, बी हमारा सही हो जाए। तो कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एक के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ए हो जाए बी नहीं हो, बी हो जाए ए नहीं हो। तो यही है, अब ए हो जाए बी नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्योंकि इस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, ए होना मांग रहे हैं आप और बी को नहीं होना मांग रहे हैं, दोनों ही मांग रहे हैं एक साथ, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगी। और दूसरा वाला केस, या तो बी हो जाता ए नहीं होता, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, दोनों को हम जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन मुझे याद है, क्या कह रहा था कि 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2 रो, ठीक है, और 2 कॉलम, तो टोटल ये एलिमेंट इसमें कितने जाएंगे 4। तो ये 4 जगह है, इस चारों जगह पर आप या तो -1 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 नहीं हो, 0 नहीं होने की डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पूछा है। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझे? तो देखिए, अब ये इस स्पेस को हम 2 जगह से भर सकते हैं, इस स्पेस को 2 नंबर से भर सकते हैं, इस स्पेस को भी 2 नंबर से, इस स्पेस को भी 2 नंबर से। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो हो जाएंगे 16। और हम इसमें जो निकाल रहे हैं 0 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और 1 से माइनस कर देंगे तो 0 के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, ये मेरा जो है, ये इसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, PS इंटू आर क्यू। तो PS माइनस आर क्यू बराबर 0, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बराबर 0 का करने जा रहे हैं। अब दोनों बराबर 0 है, इसका वैल्यू बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, PS बराबर आर क्यू हो जाएगा। तो PS आर क्यू, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, PQRS हमने यहाँ पर डाल दिया। तो एक काम यहाँ पर मैं करता हूँ, ये वाला S यहाँ जाएगा, PS आर क्यू यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा मैंने S यहाँ, आर क्यू यहाँ। अब टोटल ऐसे कितने केस है जिसमें PS को आपस में मल्टीप्लाई करो, P एक नंबर है, S एक नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो देगा वो सेम नंबर देगा R और Q को मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां देखिए 1 1 1 1, PS को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 1, RQ को मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1, और PS माइनस RQ बराबर 0, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो एक केस ये है।
दूसरा केस ये है -1 -1 1 -1 -1 1, तो 1 -1 कितना हो गया 0, तो दूसरा केस क्या हो गया मेरा 0। अब ये केस देखिएगा -1 + 1 -1, और ये दोनों कितना हो जाएगा माइनस प्लस -1, तो -1 में से -1 जाएगा, बन जाएगा 0, वापस माइनस प्लस प्लस माइनस। इतने केस है टोटल जिसमें PS माइनस RQ क्या हो जाएंगे हमारे, वैल्यू जो दे देगा आपको 0 देगा। टोटल कितना दे दिया 8, तो 8/16 बराबर 1/2, तो 1/2 टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया इससे 0 होने का, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 होने का, ठीक है। और PQRS में कौन सा नंबर हम रख सकते थे 1 - 1, सिर्फ इसी दोनों में से कोई भी नंबर हम रख सकते थे। तो अब 0 ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से हम उसे घटा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, ये दीवार पर बैठे बैठे क्या हो जाता हूं, खिसक के आगे चला जाता हूं, तो थोड़ा सीधा भी होना मांगता है कि नहीं मांगता है। चलिए, कहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है 3 दोस्त हैं, ठीक है, और 7 जगह है, तो इस 7 जगह पर उस तीनों दोस्तों को बैठाना है। तो तुम कहीं भी बैठा सकते थे, ठीक है। तो फिर सिचुएशन हमें समझ में आ गया है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। ये शायद नहीं है, यहां है, ये वाला है। There are 7 seats in a row, 3 person take seat at random, तीनों पर्सन जो है रैंडमली जाके किसी भी सीट पर बैठ जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिडिल सीट इज ऑलवेज ऑक्युपाइड, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मिडिल सीट हमेशा ऑक्युपाइड होगा, एंड नो 2 पर्सन आर कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी एक के बाद एक नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज का निकालना है कि मिडिल जो है हमेशा फुल रहना चाहिए और कोई भी आदमी अगल बगल में नहीं बैठना चाहिए। तो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो 7 जगह है, 7 जगह में वो तीनों जगह पर कहीं पर भी जाकर बैठ सकता था, तो 7C3 जो हो गया उसका सैंपल स्पेस हो गया 7C3। 7 में से कोई भी 3 जगह ले लो, उस पर इस तीनों को बैठा दो। अब जो इवेंट है उसका फेवरेबल सिचुएशन हमें फाइंड करना है। तो फेवरेबल सिचुएशन क्या कर रहा है, मिडिल सीट पे हमेशा कोई बैठना चाहिए तो उसे बैठा दो, ठीक है। कोई भी अगल बगल में नहीं बैठना चाहिए, तो इस जगह और इस जगह आप किसी को नहीं बैठा सकते हो। तो एक आदमी को आपने बैठा दिया, 2 आदमी को और बैठाना है, तो मान लो एक को आपने यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, तो आप यहां नहीं बैठा सकते हो क्योंकि यहां बैठाओगे दोनों एक हो जाएंगे, है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां बैठाओगे, यहां भी नहीं बैठा सकते हो क्योंकि ये दोनों एक हो जाएंगे। तो जो यहां बैठ गया तो अब इस दोनों जगह पर नहीं बैठ सकता है, यहां भी नहीं बैठ सकता है, तो कहां बैठेगा, एक यहां। तो ये एक सिचुएशन यहां नजर आ रहा है, एक आदमी यहां बैठा दो, एक आदमी यहां बैठा दो, एक आदमी यहां बैठा दो, तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसे यहीं बैठा रखो अभी, अब इसे यहां से हटाकर क्या कर दो, यहां बैठा दो, तो भी ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वही सिचुएशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मिडिल सीट पे कोई ना कोई बैठना चाहिए और अगल बगल में कोई नहीं बैठना चाहिए। तो देखो इसके भी अगल बगल में कोई नहीं है, इसके भी अगल बगल में कोई नहीं है, तो ये एक दूसरा सिचुएशन हो गया 1+1। अब बाकी का अलग हम लोग खोजेंगे, ठीक है। अब यहां पर बैठा दो, यहां बैठा दोगे तो देखो इसके बगल में कोई नहीं, इसके बगल में कोई नहीं, इसके बगल में कोई नहीं, इसके बगल में कोई नहीं। तो अब जो तीसरा बंदा है उसे आप यहां बैठा सकते हो, यहां बैठा दो, तो एक और तरीका आ गया। ठीक है। अब यहां की जगह आप यहां भी तो बैठा सकते थे, तो ये वापस एक और तरीका आ गया। अब और कोई अलग तरीका नहीं होगा, इतने ही तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे टोटल। अब कहोगे सर हम यहां बैठा देते,
अब यहां बैठा देते तो दूसरे को यहां बैठाना पड़ता, और ये बिल्कुल ये वाला तरीका था जो हमने आपको यहां रखा था, ठीक है। और आप कहते कि सर यहां बैठा दिया तो हम यहां बैठा देंगे, तो ये बिल्कुल पहला वाला तरीका था। तो अब अगर इधर इस सीट के अकॉर्डिंग तुम अरेंज करोगे तो ये पहले ऑलरेडी वहां पर लोग बैठ चुके हैं, तो अब बैठा कर उनका कोई फायदा नहीं है। तो टोटल n ऑफ ए कितना हो गया 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/7c3। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां ये क्वेश्चन है, क्या है कि एबीसी 3 इवेंट है, ठीक है, और 3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी मैंने सिखा रखा था। पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ सी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, और साथ में एक बात कहा है पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो 0.85 से ज्यादा है। तो हमें क्या खोजना है, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो उस क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी दे रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना हो गया है, नहीं, नाक से थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लगता है कोरोना आ गया, नहीं। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन को मैं इसमें अरेंज करने जा रहा हूं, देखिएगा मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पर ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तो ये वाला जो इलाका है आपके लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो मैंने इसे क्या लिख दिया 0.2, ये जो दे रखा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी का है 0.3। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा इलाका है, ये वाला इलाका है ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जो है पूरा 0.3 है, ये 0.2 हो गया, तो ये बचा हुआ इलाका कितना हो गया 0.1, तभी तो दोनों 0.3 बनेगा। अब ए यूनियन बी का है 0.8, ये सब के लिए हम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूं। खोजना क्या है, ए बी इंटरसेक्शन सी का रेंज खोजना है, मतलब ये वाला जो इलाका है ये मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। देखिए इस पूरे में 0.2 तो पहले से फिक्स है ही, तो इसका वैल्यू जो भी होगा 0.2 के बराबर होगा या फिर 0.2 से बड़ा होगा। अब 0.2 के बराबर कब होगा, जब ये वाला वैल्यू 0 हो जाए, ये वाला वैल्यू 0 हो जाए, और ये 0.2 है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 0.2। तो यही लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो गया मेरा बी इंटरसेक्शन सी जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.2 हो गया। तो ए बी इंटरसेक्शन सी का मिनिमम वैल्यू पता चल गया 0.2। अब हमें मैक्सिमम पता करना है कि मैक्सिमम क्या होगा। अब मैक्सिमम पता करने के लिए हम ये इंटरसेक्शन वाला वैल्यू हम यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो इनइक्वालिटी है हम इसको यूज करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना, ये मैंने ए यूनियन बी यूनियन के सी के वैल्यू को मैंने यहां लिख दिया है। ये पूरा जो है ये है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू है। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो पी ऑफ ए दे रखा है 0.6, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ सी दे रखा है, माइनस यहां ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि आपको याद होगा ए यूनियन बी क्या होता था, ए यूनियन बी जो होता था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, तो वो यहां डाल दिया। अब उसी तरह ये मुझे पता करना है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है 0.3 यहां लिख दिया माइनस में, और ये वाला जो वैल्यू दे रखा है वो 0.2 वो मैंने लिख दिया प्लस में। अब ये टोटल क्या है हमारा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है और इसकी वैल्यू क्या कर रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85, तो यही वैल्यू को क्या कर दिया, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85। अब यहां जब आप देखेंगे तो ये 0.6, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.6 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू इससे कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 0.5 और माइनस जब यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या दे रखा है 0.8। देखिए मैंने ए यूनियन बी के वैल्यू को यूज कर लिया। अब ये क्या बच गया, माइनस पे इंटरसेक्शन बी और माइनस 0.3 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा माइनस 0.1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85। ये माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी को हम इधर लाएंगे तो प्लस में बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा और बाकी सबको हम उधर लेकर चले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0.35, तो उसका हायर वैल्यू मिल गया, 0.2 से लेके 0.35 के बीच में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 9। द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of event A and B occur is 0.6 if A and B occur simultaneously with probability 0.2, तो ये खोजने के लिए बोला है। क्या करा है, at least one of event, कम से कम एक इवेंट हो, तो एक क्वेश्चन याद है जिसमें हमने ये वर्ड यूज किया था, ठीक है, वो पहले 5 क्वेश्चन में ही होगा। at least one हो, तो at least one का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A नॉट बराबर कितना हो गया मेरा 0.6 हो गया। इफ A एंड B अकर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, अब A एंड B दोनों एक साथ हो तो वो क्या हो जाता है A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट क्या हो जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट कब मिलेगा, जब हम ऐसा फॉर्मूला रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट। जब हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे तब ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, अब माइनस में आएगा, वो मैं अगले में दिखाता हूं। माइनस में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। तो हमें खोजना क्या है, ये खोजना है। अब ये खोजने के लिए हमें ये खोजना पड़ेगा और ये खोजना पड़ेगा, तो चलिए हम आपको सॉल्यूशन में दिखाते हैं हमने कैसे इसके लिए सोचा है। जैसा आप देख सकते हैं एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, तो कम से कम एक हो, तो यहां पर हमने लिख दिया है ये वाला पार्ट। ओ सॉरी थोड़ा सा देखिए, एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कम से कम एक हो, तो दोनों भी तो हो सकता है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो हो जाएगा कह रहा है एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, और पिछले वाला वो जो क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा था। इसमें देखिए, तो ये इसका मतलब हो गया एग्जैक्टली 1, ये जो मैंने लिखा है इसमें प्रोबेबिलिटी कर रहा था, एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा था, एटलीस्ट 1 की बात नहीं कर रहा था। एक ही होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ये हमें खोजना है। अब ये हमें खोजना है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये जो मुझे खोजना है ये किसके बराबर हो गया, इस दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हमें खोजना है, चलिए खोजते हैं। यहां देखिए हमें दिया क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम एक हो, तो कम से कम एक हो तो A हो जाए B नहीं हो, या फिर A नहीं हो B हो जाए, या फिर दोनों हो जाए, A एंड B दोनों हो जाए। तो तीनों का एडिशन कितना दे रखा है 0.6। तो ये एक इवेंट है मेरा।
तो ये देखिए, ये जो रेड वाला इलाका है ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट कहता है। ब्लू वाला इलाका ये कहता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी एक ग्रीन वाला कहता है, और तीनों जुड़कर क्या रखा है 0.6। तो ये बाहर वाला कितना हो गया 0.4, क्योंकि टोटल कितना होता है 1। अब ये दोनों ही मिलाकर क्या हो गया 0.6 बराबर, इस दोनों एरिया को हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 0.6, और बाहर वाला क्या हो गया हमारा 0.4। तो वही मैंने यहां लिख दिया इस फिगर से, ए यूनियन बी जो हो गया 0.6। तो ये दोनों ए यूनियन बी है, तो बाहर वाला इलाका क्या है ए यूनियन बी का नॉट, तो हो गया मेरा 0.4। अब देखिए, ये देखिएगा, ये जो दोनों बराबर था ये क्या था ए यूनियन बी का नॉट था, तो ए यूनियन बी के नॉट में लिख दिया गया 0.4, जो कि मैंने यहां पर निकाला है। ठीक, अब ये जो कह रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये था, ये जो वैल्यू है। अब यहां देखिए, ये वाला जो है ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या होता था, याद है ना, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है हमारा, पढ़ाया गया है। देखिए, ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन बी नॉट जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का टोटल नॉट होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.2 दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का नॉट कितना हो गया 0.8, तो हो गया है 0.8, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1.2। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है अ फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल अ स्कोर ऑफ लेस देन 5 पॉइंट इज obtained, the probability of obtaining not less than 2 point on last throw। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन समझने वाला है। कह रहा है कि एक डाइस को हमने फेंका, डाइस को फेंक रहे हैं और रुकना है, एक जगह पर रुकना है। कब रुकना है, जब उसका जो नंबर आए उस डाइस पर वो 5 से कम नंबर आए। ठीक है, तो हो सकता था पहले बार में ही रुक जाए, दूसरे बार में ही रुक जाए, तीसरे बार में ही रुक जाए। तो पहले बार में रुकते तो लास्ट चांस पहला वाला ही होता। मान लीजिए 2 बार में आप रुकते, पहला बार में 5 से बड़ा आया और दूसरा बार में 5 से छोटा आ गया, तो 5 से छोटा आएगा तो रुकना है आपको। तो लास्ट चांस कौन हो गया, सेकंड चांस लास्ट चांस हुआ ना। तो लास्ट चांस में आने की बात कर रहा है वो, पहले दूसरे की बात नहीं कर रहा है। या फिर क्या हो सकता था आपके पास, पहला बार में आप क्या हो 5 से बड़ा आया, दूसरे बार में भी 5 से बड़ा आया, और तीसरे बार में 5 से छोटा आया। तो तीसरा चांस वहां पर लास्ट चांस है। तो रुकना कब है, जब लास्ट चांस में 5 से कम आए। तो टोटल आउटकम जब रुकना है 5 से कम आए, वो कितना हो गया 1 2 3 4। अब वही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो लास्ट बार में 2 या 2 से बड़ा कब आए। क्या होगा कि वो नंबर जो लास्ट बार में जहां पर आप रुके हैं वो नंबर 2 या 2 से बड़ा है। अब 2 या 2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, आप रुके हैं तो आपको ये पता चल गया कि वो नंबर 5 से छोटा है, और वो नंबर 5 से छोटा है और उसको 2 से बड़ा होना है, तो उसके लिए कौन कौन सा नंबर हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, और ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। लास्ट चांस का वो बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड चांस का नहीं बोल रहा है कि पहला बार फेल हुए तो दूसरा बार चलो, पहला दूसरा बार फेल हुए तो तीसरा बार चलो, ऐसा नहीं बोला है। वो कह रहा है कि तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, लास्ट चांस में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लास्ट चांस में इस तरह सिचुएशन क्रिएट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम लास्ट चांस में क्या आना था 1 2 3 4, और फेवरेबल आउटकम क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 3 4 रहे। लास्ट चांस में जो नंबर वहां दिखे 2 3 4 रहे, तो 3/4 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर कह रहा है लेट ई एंड एफ बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ई एंड एफ को इंडिपेंडेंट इवेंट कह रखा है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ई एंड एफ हैपन, बोथ दोनों की बात कर रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा है।
तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ई एंड एफ हैपन, ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों ही होने का, दोनों के बीच में एंड कर रहा है, ई और एफ नहीं कर रहा है, ई और एफ रहता तो ई यूनियन एफ लाते हम, हैपन इज 1/12, तो इसके प्रोबेबिलिटी जो कह रहा है वो कह रहा है 1/12, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ई नॉर एफ, और दोनों ही ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है 1/2, तो दोनों ही ना हो इसका मतलब हो गया ई भी नहीं हो तो ई पे नॉट, इंटरसेक्शन एफ भी नहीं हो तो एफ पे नॉट, और ये कह रहा है 1/2, तो कह रहा है पीई और पीएफ का वैल्यू बताओ, तो यहां देखिएगा ई इंटरसेक्शन एफ 1/12, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, दोनों ही ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी इतना, अब क्योंकि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, पी इंटू पी एफ बराबर 1/12, ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, याद है ये ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट क्या होता है, ई यूनियन एफ का होल नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ कितना दे रखा है, अब ये जो वैल्यू है टोटल ये दिया कितना है 1/2 दिया है, तो लिख दिया बराबर 1/2, तो इस माइनस वाले को हम इधर लाएंगे और 1/2 को इधर लाएंगे, तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो हो गया मेरा 1/2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/12, तो माइनस 1/12 बराबर 1/2, 1/12 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/2 प्लस ये बन जाएगा 7/12, अब पीई को x मान लीजिए एंड पीएफ को y मान लीजिए, क्योंकि खोजना आपको यही है, तो यहां से पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा x इंटू वाई बराबर 1/12, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये इसके अकॉर्डिंग दूसरा ये इक्वेशन होगा x प्लस वाई बराबर 7/12, ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लेना है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से x निकालेंगे 1/12y, x बराबर 1/12y, और इसको यहां पर पुट कर देंगे 1/12y, y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, और मैंने सॉल्व करके यहां निकाल दिया है x का वैल्यू 1/3 एंड y का वैल्यू 1/4, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा है कि 3 डाइस को हमने रोल किया और तीनों डाइस का जो सम आया वो 15 आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक डाइस पर 4 था, तो तीनों डाइस जब हमने रोल किया तो 15 आया, अब 3 डाइस को रोल कर रहे हैं तो 15 कितने तरीके से सम आ सकते हैं, 10 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अब 10 तरीके से आ सकते हैं, शायद मैंने ये कहीं ना कहीं लिखा जरूर है कैसे कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा यहां देखिए 6 6 3 15, 6 5 4, 6 4 5, 6 3 6, 5 6 4, 5 5 5, 5 4 6, ऐसे, तो ये टोटल 15 केस है जिसमें 15 आ सकते थे, आए तो 15 ही है, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए 15 हो गए। अब कह रहा है उसमें कि पहला वाला डाइस 400 करे, पहला डाइस उसमें 400 करने की बात कर रहा है, तो आप इसी में चले जाइए, इसी में चले जाइए और इसमें देख लीजिए पहला डाइस 4 कितने में दिखा रहा है, 1 2 में दिखा रहा है, इस दोनों में ही, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2, ठीक है, और जो टोटल सैंपल स्पेस हो गया 10, 2/10 कितना हो गया 1/5, आंसर हो गया 1/5। या फिर एक और तरीके से हमने कर रखा है क्वेश्चन को, और हमारा जो दूसरा तरीका था तो क्या कह दिया, पहले पर तो 4 रहना चाहिए, तो 4 प्लस इस पे मान लेता हूं मैं x है, इस पे मान लेता हूं मैं y है, x और y 1 से 6 के बीच में ही कोई हो सकता है, तो x प्लस y कितना हो गया 11। अब x प्लस वाई 1 से 6 के बीच में वो कौन कौन से नंबर, 2 नंबर है जिस 2 नंबर को ऐड करने पर 11 बनता है, तो 5 6 6 5, तो इस x और y को फिल होने के लिए टोटल 2 तरीके हैं, तो n ऑफ a कितना हो गया 2, सैंपल स्पेस 10, फेवरेबल आउटकम 2, 2/10 1/5। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कह रहा है कि एक शूटर है, एक टारगेट को मारना है बंदूक से, ठीक है, और टारगेट को मारने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/5 है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट, देखिए यहां पर एटलीस्ट 1 हिट की बात कर दिया, एटलीस्ट 1 हिट की बात कर दिया। तो जब भी एटलीस्ट 1 होता है तो क्या करते हैं, उसके नॉट का निकालते हैं। तो कह रहा है कम से कम, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूं, 20 सही सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट इन 10 शॉट्स। 10 बार उसने निशाना लगाया, कम से कम एक बार वो टारगेट करे, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? कम से कम एक बार की बात कर रहा है। अब कम से कम एक बार की बात कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो कम से कम एक बार का निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 बार का निकालना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। इसलिए एटलीस्ट 1 जब भी आता है, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम उस इवेंट के नॉट से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर टारगेट को मारने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो टारगेट को नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो टारगेट को नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालना था, 10 चांस में कम से कम वो एक बार मारे ही मारे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10 बार में वो एक बार भी उससे ना मारे। तो 10 बार उसे मारना है और 10 बार वो नहीं लगे। अब 10 बार नहीं लगे तो पहले बार नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी 4/5, दूसरी बार नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी 4/5, तीसरी बार नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी 4/5, ऐसे ही 10वीं बार भी ना लगने की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब 10 बार नहीं लगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4/5 को 10 बार एक दूसरे से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/5 का पावर 10। अब 1 में से घटा दो, ठीक है ना। तो नॉट वाला निकाल के क्या करते थे, 1 में से घटा देते थे ना, तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाता था। तो ये 13 नंबर हो गया। देखो कितने मच्छर घूम रहे हैं, नहीं? अरे बड़े परेशान हो गए मच्छर से हम। चलो 13 नंबर के बाद 14 नंबर, यहां देख लो, ए जो हो गया टारगेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम्स आउट ऑफ 10, तो ए नॉट क्या हो गया, ए नॉट हो गया वो 10 बार में एक बार भी टारगेट को ना मारे। अब 10 बार में एक बार भी टारगेट को ना मारे तो नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब 10 बार है तो 10 को गुना कर दो तो ये हो गया, और 1 में से उसे घटा दो, 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। ओ भाग भाई। 14 नंबर कह रहा है 4 लेटर है आपके पास, ठीक है, 4 लेटर है, 4 लेटर बॉक्स है, 4 आदमी को भेजने हैं आपको, समझे? देख लिया जाए क्वेश्चन। 4 इनवेलप है वही मान लो, और 4 लेटर है, चारों लेटर को 4 इनवेलप में डालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर डज नॉट गो टू कंसर्निंग प्रॉपर इनवेलप, तो मान लो ये एक आदमी के घर का एड्रेस है, ये एक आदमी के घर का एड्रेस है, एक आदमी के घर का एड्रेस है, एक आदमी का, 4 लेटर है, 1 2 3, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। तो कह रहा है इस चारों लेटर को इस इन्वेलप में डालना है। इन्वेलप होता है ना, लेटर लिख के उसके अंदर हम डालते हैं, तभी और इन्वेलप पे ही क्या होता है, पता होता है। तो इस इन्वेलप पे क्या है, पता लिखा हुआ है। अब चारों को डाल रहे हो, अगर तुम्हें पता नहीं रहेगा तो तुम किसी को किसी में डालोगे। तो मान लो तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा लेटर किसको देना है, कौन सा लेटर कौन सा इन्वेलप में डालना है, और तुमने डाल दिया, तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर डज नॉट गो टू कंसर्निंग प्रॉपर इन्वेलप, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर है सही आदमी के पास नहीं पहुंचे। अब देखना, एक भी लेटर इधर उधर कर दोगे तो ये बात सही हो जाएगा, नहीं, एक भी आदमी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। The probability that letter does not go to concerning proper envelope, ठीक है ना। अब मान लो लेटर 1 का एड्रेस ये था और तुमने डाल दिया इसमें, और लेटर 2 को डाल दिया तुमने इसमें, और लेटर 3 को इसमें, लेटर 4 को इसमें, तो ये एक हमने गलत डाल दिया ना। एक गलत डाला तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ये सिचुएशन के लिए पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम गलत इन्वेलप में डाल दिए हो।
अब गलत इन्वेलप में डाल दिए हो, इसके तो बहुत तरीके हो सकते हैं। तो जितने तरीके होंगे उसमें से एक ही तरीका ना सही होगा, और बाकी सारे तरीके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सही तरीके का प्रोबेबिलिटी निकाल दे और 1 में से हटा दे। समझे? सही तरीके का प्रोबेबिलिटी निकाल दो और 1 में से घटा दो, तो गलत, सारे जितने गलत तरीके बच गए हैं वो सभी के प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है? यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कहां गया? यहां। ठीक है, अब देखिए, अब 4 लेटर को 4 जगह पर फिल करना है, तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे? पहले वाले में 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, टोटल तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। और चारों लेटर सही जगह पर जाए तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1, क्योंकि एक ही तरीके होंगे चारों लेटर सही जगह पर जाने के लिए। ठीक है, तो सही होने के, सही जगह पर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि सैंपल स्पेस 4 फैक्टोरियल हो गया और इस चारों लेटर को इन्वेलप में सही तरीके से डालने का मात्र एक तरीका हुआ। 1 में से घटा देंगे तो गलत तरीके का प्रोबेबिलिटी नहीं मिल गया। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 15 नंबर क्या कहता है? Three identical dice are rolled. The probability that same number will appear on each of them. 3 डाइस को रोल किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों डाइस सेम नंबर को शो करे? 3 डाइस को रोल कर रहे हो तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। अब तीनों डाइस सेम नंबर को शो करे, उसके टोटल फेवरेबल कितने हैं? 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 6। तो 6 बटा 216 कितना हो गया? 1 बटा 36। 15 नंबर का आंसर। ठीक है, अब कहा है 16 नंबर, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब। एक बॉक्स है जिसमें 100 बल्ब है, जिसमें से 10 डिफेक्टिव है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बॉल नॉन इज डिफेक्टिव? मतलब 5 बॉल उसमें से निकाला गया, अब 5 बॉल डिफेक्टिव ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बड़ा आसान है। तो डिफेक्टिव 10 है, तो कितने डिफेक्टिव नहीं है? 90। तो डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 90/100, तो हो गया 9/10। 90/100 कैंसिल होके कितना बच जाएगा? 90/100 कैंसिल होके कितना बच जाएगा? 9/10। अब 5 बॉल डिफेक्टिव नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहला बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। दूसरा बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। तीसरा बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। चौथा बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। एंड 5वां बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। तो 5 बॉल डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 9/10 का पावर 5। आप यहां देख सकते हैं, एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 और उसी बल्ब को डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 9/10। अब ऑल 5 आर नॉट डिफेक्टिव, पांचों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, और यही टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। आइए अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर मैंने यहीं पे बना दिया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द नंबर अपीयरिंग हैव सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। 2 डाइस को हमने फेंका और दोनों डाइस पर जो नंबर जो दिखा उस दोनों को जब मैंने ऐड किया तो जो नंबर है 10 या 10 से बड़ा है, तो क्या क्या आया होगा? सोचो, एक इवेंट ए मान लिया तो 4 6 5 6, सम कितना आ रहा होगा? 10 या 10 से बड़ा, 10 11 12, यही तीनों को आया होगा। तो 10 11 12 का टोटल तरीका कितना है? ये 3 3 6 तरीका है, तो इसी 6 में से कोई आया होगा। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, तो 10 आने के टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 है। 4 6 6 4 5 5, तो 3/6 1/2 आंसर हो गया इसका। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है A जो है 2/3 है, B जो है 1/5 है, A यूनियन B 5/6 है, देन A एंड B आर
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 दे रखा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो निकालोगे वो आ जाएगा आपको 1/3। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी 1/3, दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएंगे? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। चलिए 90 नंबर। इन अ गिवन रेस ऑड्स इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेज ए बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग दैट, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है। अब ज़्यादा गर्मी नहीं है तो किसी घोड़े को ज़्यादा गर्मी लग सकता है तो धीरे दौड़ेगा, जो अच्छा फील करेगा वो तेज दौड़ेगा। तो उसने क्या करा, गर्मी वाले चीज़ को हटा रखा है। ठीक है, सबको नॉर्मल सिचुएशन दे दिया गया, सभी सेम पैसेंस से दौड़ेगा। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ विंस द रेस, कोई किसी को भी एक जीतने का, तो या तो पहला वाला जीत सकता है, या तो दूसरा वाला जीत सकता है, या तो तीसरा वाला, या तो चौथा वाला, या तो पांचवा वाला। तो क्या करेंगे, 4 ही है ना, तो चारों के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए याद है ना, ऑड्स इन फेवर क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सामने 1 है तो 1 लिख देंगे, और टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐड कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कभी भी ऑड इन फेवर दिया हो, ए का ऑड इन फेवर दिया हो, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/, दोनों को ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, 1/3 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4। एंड ऑड अगेंस्ट दिया हो, मान लो ऑड अगेंस्ट दिया है 3:4, ए का ऑड अगेंस्ट दिया है 3:4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा 4/7, डिनोमिनेटर वाला नंबर लेके, तो ऑड अगेंस्ट में डिनोमिनेटर अपॉन 3 + 4 लिखते हैं, एंड ऑड फेवर में न्यूमरेटर अपॉन 1 + 3 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देख रहे हैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, सभी को ऐड कर देंगे, 319/420 आ जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ नंबर इज चूजन रैंडम फ्रॉम 10 से 99, तो 10 से 99 टोटल नंबर कितने हो गए, 90 हो गए। 11 से 99 टोटल 89 हो गए, और एक 10 नंबर टोटल 90 नंबर हो गए। बाई सीइंग द अ मैन विल लाफ इफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, कोई भी नंबर उठाया गया। अब उस नंबर, जैसे कि 2 नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर उठा लो, 100 से 99 के बीच में 42, तो 42 में 2 डिजिट है, 4 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 8। तो कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आया है उसके डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर अगर 12 आता है तो वो आदमी हंसेगा। ठीक है, और ऐसा वो जो नंबर है वो 3 बार निकाला गया है विथ रिप्लेसमेंट। ऐसा कितना बार निकाला गया है, 3 बार। पहला बार नंबर निकाला, 12 का मल्टीप्लाई आएगा, वो जो नंबर होगा उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 12 आ गया तो हंसेगा। फिर दूसरा बार निकालेंगे, अगर उसके भी डिजिट के जो नंबर, वो नंबर है उसके डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 12 आ गया तो वापस वो हंसेगा। तीसरा बार वापस निकालेंगे, 3 बार करना है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब उस नंबर को निकालने के बाद वापस उस नंबर को उसमें रख देना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लाफ एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार हंसने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस क्वेश्चन में भी देखो एटलीस्ट वंस की बात कर रहा है, तो कम से कम एक बार हंसाना है उसे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1 में से घटा दे, किसको घटा दे, वो एक बार भी ना हंसे, तो कम से कम एक बार हो। इसका उल्टा क्या होगा, एक बार भी ना हो। तो देखिएगा, तो 12 जो भी नंबर निकालोगे 2 डिजिट का नंबर है, अब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करे पर 12 कब आएगा, जब तुम नंबर 26 निकाले होगे या फिर 62 निकाले होगे। तो 26 के लिए 2 6 62, या फिर 34 या फिर 43। तो 10 से लेकर 99 के बीच में यही वो 4 नंबर है जिसके डिजिट को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो यही 4 पर वो हंसेगा, यही 4 पर वो हंसेगा। तो नहीं हंसेगा कितने पर, तो 90 नंबर में से 4 पे हंस रहा है, तो कितने पे नहीं हंसेगा, 86 पर नहीं हंसेगा।
तो पहला बार में उसके ना हंसने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 86/90। दूसरी बार में उससे ना हंसने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 86/90। तीसरी बार में उसके ना हंसने की प्रोबेबिलिटी हो गई 86/90 और 86 90 2 से कट जाएगा, बन जाएगा 43/45। और तीनों 43/45 है तो 43/45 का क्यूब। तो तीनों बार में वो एक बार भी ना हंसे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 43/45 का क्यूब। अब वो कम से कम एक बार हंसे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 माइनस 43/45 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा 20 नंबर का टोटल डिस्कशन। 5 क्वेश्चंस अभी और बाकी है। तो आज का लेक्चर बड़ा होगा नहीं, बड़ा होगा, 1 घंटे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा क्या कहा है, 3 इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसा होता है, देखो वेन डायग्राम से बताता हूं, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं, एक बार भी कट नहीं ना किया है, नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, समझे ना। तो 3 इवेंट है, तीनों म्यूचुअली है, तो सभी का वैल्यू कितना होता है 1 से कम होता है कि नहीं। अब सभी, ये वाला खाली वाला इलाका भी और ये वाला इलाका भी सर्कल का, ये सर्कल का भी और ये सर्कल का, सभी का इलाका मिलकर 1 होता है। ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। अब सभी 1 से कम, सभी का सम 1 से कम है, तो सभी अलग अलग भी 1 से कम होंगे कि नहीं। तो ये वाला इवेंट को मैं A मानूं, ये इवेंट में B मानूं, ये इवेंट में C मानूं, और इवेंट A का प्रोबेबिलिटी ये है, इवेंट B का प्रोबेबिलिटी ये है, इवेंट C का प्रोबेबिलिटी ये है, तो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने पहला कैलकुलेशन लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है 0 से 1 के बीच में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है 0 से 1 के बीच में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है 0 से 1 के बीच में है। अब क्वेश्चन में जो ये P दिया है ना, ये P 3P 1 माइनस P 1 माइनस 2P, इस P को मैंने X मान लिया है ताकि P से मतलब प्रोबेबिलिटी समझ में ना आए, ठीक है। तो सभी को हमने क्या मान लिया है, X मान लिया है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3P/3 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो जो आपको वहां पर X का जो वैल्यू मिलेगा, X का वैल्यू मिलेगा -1/3 से 2/3। वैसे ही प्रोबेबिलिटी में ऑफ B में X का जो वैल्यू मिलेगा वो -3 से लेकर 1। मैंने आपको इनइक्वालिटी पूरा सिखा रखा है, इसलिए मैंने एक कैलकुलेशन शो नहीं किया है, ठीक है, वरना ये पूरा भर जाता मेरा ये स्क्रीन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो निकला है वो ये निकला है। अब इस वाले में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तीनों को भी अगर मैं ऐड करूं तो तीनों मिलके भी 0 से 1 के बीच में होगा या नहीं होगा, होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C भी जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब क्योंकि A B C हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो वो जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, A यूनियन B यूनियन C का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखो ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो B इंटरसेक्शन C का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, C इंटरसेक्शन A का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए A यूनियन B यूनियन C का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब ये तीनों दे रखा है ना क्वेश्चन में, 1 प्लस 3P/3 1 माइनस P/3 कुछ कुछ दे रखा है, वो तीनों यहाँ पर रखो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो X ये आ जाएगा। और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, चारों होना चाहिए। तो चारों का इंटरसेक्शन ले लो और चारों का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारे X का वैल्यू होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है 100 आइडेंटिकल क्वाइन इच विथ प्रोबेबिलिटी P। 100 क्वाइन है, आइडेंटिकल क्वाइन है, सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है वो P दे रखा है। ऑफ शोइंग अप हेड्स आर टॉस्ड,
तो हेड की प्रोबेबिलिटी P दे रखा है, P 0 से 1 के बीच में, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स शोइंग 50 कॉइन्स, 100 कॉइन्स को आपने टॉस किया और 100 कॉइन को टॉस किया तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P दे रखा है। इसमें ये नहीं कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, इसने ये नहीं कहा है, सिंपल सा कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो P है, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 कॉइन को हमने टॉस किया तो 50 कॉइन के हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू, वो बराबर है टू दैट ऑफ हेड्स शोइंग इन 51 कॉइन। तो उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो तो उसमें 51 हेड आने की, और उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार और पहली बार में किए तो उसमें 50 हेड आने की, 50 हेड आने की और 51 हेड आने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्यों? क्योंकि 100 का 100 जो हो गया वो आइडेंटिकल कॉइन हो गया। ऐसा लगा कि एक ही कॉइन को 100 बार करो तो, या फिर 100 कॉइन को एक साथ करो तो बात सही है। तो एक कॉइन को अगर हम 100 बार करें तो वहीं एक एक्सपेरिमेंट को हम 100 बार कर रहे हैं। तो n कितना हो गया? 100। हेड्स कितने चाहिए? 50। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P का पावर 50। एंड हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50 पे हेड आया तो 50 पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो 1 माइनस P, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस P का पावर 50। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई A चांस में 50 हेड आने की। और B एक इवेंट माना है जिसमें 51 हेड आना है, तो 100C 51, P के ऊपर 51, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो P है 51 एंड 1 माइनस P का पावर 49। अब ये दोनों बराबर है, अब ये दोनों बराबर है तो P का वैल्यू बताना है। तो ये देखो 100 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब ये 50 फैक्टोरियल, इस 51 फैक्टोरियल को कैंसिल करके 51 बचेगा यहाँ, और ये 49 फैक्टोरियल इधर के 50 फैक्टोरियल को कैंसिल करके 50 बचेगा। तो इधर बच कितना गया? 1 माइनस P बाई 50 बराबर P अपॉन 51। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 51 अपॉन 101। आप देखेंगे ऑप्शन दे नहीं रखा है, ऑप्शन दिया भी नहीं है। आंसर में देखेंगे जब आप नीचे जाकर तो आंसर इसमें नहीं दिया है, 22 नंबर का ऑप्शन नहीं दिया है, और साथ ही साथ ये ऑप्शन क्वेश्चन में भी कहीं नहीं है। 51 अपॉन 100 कहीं भी है 22 नंबर क्वेश्चन में? 51 अपॉन 101 कहीं नहीं है, ठीक है। इसीलिए जिसने बनाया होगा इस असाइनमेंट को और जो आंसर सबमिट कर रहा होगा, ठीक है, उसे कोई ऑप्शन नहीं मिला होगा, इसलिए वो छोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 अपॉन 101। 23 नंबर क्वेश्चन पर आइए। A fair dice is tossed until a number greater than 4 appears. The probability that an even number of toss shall be required. ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन था ना, वो लास्ट टाइम की बात कर रहा था। अंतिम बार में रुकना तब है, डाइस को रोल करना है, ठीक है, रुकना तब है जब 5 से कम है। तो लास्ट चांस में 2 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी क्या था? लेकिन यहाँ कर रहा है A fair dice is tossed until a number greater than 4 appears. जब तक 4 से बड़ा ना मिल जाए तब तक कि वो उसको टॉस किया गया है, डाइस को रोल किया गया है। The probability that an even number of toss shall be required. Even number of toss required होना चाहिए। अब even number of toss का क्या मतलब हो जाएगा? या तो 2 चांस, या तो 4 चांस, या तो 6 चांस। तो देखो A greater than 4 appears, ठीक है। तो 4 से बड़ा डाइस पर कितने नंबर होते हैं? 5, 6। तो 4 से बड़ा इवेंट A माना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A कितना हो गया? 2/6, और 2/6 कैंसिल होकर 1/3। तो 4 से बड़ा नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो डाइस को हम रोल करें तो इवेंट टाइम्स में हमको ये ग्रेटर देन 4 नंबर दे, ग्रेटर देन 4 नंबर्स जो हो वो अपीयर हो। तो पहला बार डाइस को रोल करेंगे तो 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। 4 से बड़ा आ जाएगा तो पहला बार में आया, और 1 तो ऑड नंबर होता है, तो 1 चांस में नहीं चाहिए, या तो सेकंड चांस में चाहिए, या तो 4th चांस में चाहिए, या तो 6th चांस में चाहिए। तो सेकंड चांस में कब आएगा? जब फर्स्ट चांस में हम फ्लॉप करेंगे। तो फर्स्ट चांस में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3।
फर्स्ट चांस में फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 और सेकेंड चांस में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो इस पूरे सिस्टम का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/3 इंटू 1/3। अब चौथा बार में उसे सक्सेस मिले तो क्या होगा, पहला 3 चांस में उसको 4 से छोटा नंबर मिलना पड़ेगा और चौथा चांस में उसको 4 से बड़ा नंबर मिलना पड़ेगा। तो पहला 3 चांस का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, क्योंकि तीनों ही चाहिए ना, तीनों एंड है, तीनों ही चाहिए, तो 2/3 का क्यूब। और लास्ट वाला जो चांस है ग्रेटर देन 4 का लास्ट चांस में आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होता है 1/3, तो लिख देंगे 1/3। अब तीसरा वाला जो है छठे नंबर पे क्या चाहिए हमको, छठे नंबर पे चाहिए, तो पहला 5 चांस क्या होना पड़ेगा, फ्लॉप होना पड़ेगा। तो पहला 5 चांस फ्लॉप होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3 का पावर 5, क्योंकि सभी एंड है, ये भी होना चाहिए, 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 और लास्ट चांस में सक्सेस मिलना चाहिए, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कब तक जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। तो ये सभी को देखेंगे, ये जीपी में है, इस तरह का क्वेश्चन जीपी में रहता है। रिवीजन वाले में इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कर दिखाया है। और इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है a/1 - r, a कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया a, तो हो गया 2/9, और रेशियो कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर, r जो हो गया मेरा 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, a/1/r, 2/9/1 - 4/9, और इसे कैलकुलेट करोगे बन जाएगा 2/5। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर कह रहा है 4 मशीन है, इट इज नोन एग्जैक्टली, 4 मशीन है जिसमें 2 फॉल्ट है और 2 सही है। देर आर टेस्टेड 1 by 1, एक एक करके मशीन को हम टेस्ट कर रहे हैं, टिल बोथ द फॉल्टी मशीन आर आइडेंटिफाइड, जब तक दोनों, पहले से पता है ना कि 2 गलत मशीन है और 2 सही है। अब मान लो टेस्ट कर रहे हैं, जब 2 गलत मशीन मिल ही गया, ठीक है, तो उसके आगे हम मशीन को टेस्ट थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही है 2 गलत है, तो 2 मिल ही गया हमको। तो वही कह रहा है जब तक दोनों मशीन आपको मिल न जाए तब तक आपको टेस्ट करते रहना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ही टेस्ट में हमको दोनों फॉल्टी मशीन मिल जाए। तो 2 फॉल्ट मशीन है, तो वो इस सिचुएशन की बात कर रहा है, ये जो सिचुएशन की बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल कितने हो गए 1। तो जब आप टेस्ट करते तो ऐसा हो सकता था ना, पहला दोनों फॉल्ट मिल जाए, या फिर पहला और लास्ट फॉल्ट मिले, या फिर पहला तीसरा नंबर फॉल्ट मिले, या तो तीसरा चौथा मिले, या फिर दूसरा तीसरा मिले, या फिर दूसरा चौथा मिले। तो टोटल इसको अरेंज करने का 2 फॉल्ट और 1 सही मशीन को, 2 सही मशीन को अरेंज करने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल आउटकम कितना है 6, तो 1/6 जो हो गया ये, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब 25 नंबर जो क्वेश्चन है पढ़ लिया जाए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। If the integers m and n are chosen at random between 1 and 100, then probability that the number 7 का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 100 के बीच में कोई भी 2 नंबर ले लो, 1 से 100 के बीच में आपने 2 नंबर लिया। अब उस दोनों नंबर को आप चाहते तो यहां रख सकते थे, आपने मान लिया 2 और 3 लिया, तो 2 यहां लिख सकते थे, 3 यहां लिख सकते थे, या फिर 3 यहां लिख सकते थे, 2 यहां लिख सकते थे, जहां भी चाहते थे दोनों तरफ आप लिख सकते थे। आपने यहां 2 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया, और 7 स्क्वायर 49 हो गया, 7 का पावर क्यूब जो भी वैल्यू हुआ दोनों को आपने जोड़ दिया, तो ये जो नंबर मिला क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिविजिबल बाई 5 है। अच्छा, 2 नंबर आप ऐसा नहीं कि 2 3 ही ले सकते, आप 2 2 भी ले सकते हैं, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। अब सर कहोगे सर रिपीटेशन कैसे अलाउड है, तो एक बार नॉन रिपीटेशन से आंसर निकालना पड़ेगा, एक बार रिपीटेशन से आंसर निकालना पड़ेगा, और दोनों ही आंसर में चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। अब दोनों ही आंसर वो नहीं दिया होगा, एक ही आंसर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रिपीटेशन वगैरह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिंपल बात कर रहा है 1 से 100 के बीच में हमने रैंडमली 2 नंबर लिया है। तो मैंने पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए बनाया था, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो टोटल सैंपल स्पेस
100 नंबर में से 2 नंबर लेने का तरीका होता है 100C2। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले बार में 100 में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, दूसरी बार में 100 में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया 100 गुना 100, तो यहाँ पर मैंने टोटल सैंपल स्पेस लिख रखा है 100 गुना 100। अब देखिए 7 का टेबल याद कीजिए। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 5 कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 7 का पावर m का लास्ट डिजिट, 7 का पावर n का लास्ट डिजिट, दोनों ही लास्ट डिजिट को हम ऐड करेंगे, और दोनों लास्ट डिजिट ऐड करने पर अगर 0 बन गया या फिर 5 बन गया तो नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट 7 के पास पिरियोडिसिटी होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। अब पावर ऑफ नंबर जो मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में 11th में, वहां पर मैंने आपको बात सिखाया था 7 का पावर 1 हमेशा 7 लास्ट डिजिट देगा, 7 का पावर 2 लास्ट डिजिट 9 होता है, 7 का पावर 3 243, 7 का पावर 4 लास्ट डिजिट 1 होता है। ठीक है, 7 का पावर 5 में लास्ट डिजिट वापस 7 आ जाता है, 4 के बाद इसका इंटरवल आने लगता है, लास्ट डिजिट रिपीट होने लगता है। अब खुद ही सोचो कौन कौन से नंबर मिलकर लास्ट डिजिट 0 और 5 बनाएंगे। तो 7 जब जुड़ जाए 3 से, या फिर 9 जुड़ जाए 1 से। तो 7 कब कब आएगा? जब डिग्री 1 हो, 5 हो, 9 हो, 1 5 9 13 ऐसे। लास्ट डिजिट 9 कब आएगा? जब 2, 4 रिपीटेशन है ना, तो 4 बाद 6 10 ऐसे। फिर 3 आएगा ना। 3 कब आएगा? जब 3 7 11 हो। और लास्ट डिजिट 1 कब आएगा? 4 से, 4 8 12, 4 8 12। तो 4 के पहरा में 100 आ जाएगा ना, तो इसमें लास्ट जो आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। और टोटल 100 नंबर है, तो 100 नंबर में 25 ये होगा, 25 ये होगा, 25 ये होगा, 25 ये होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका लास्ट डिजिट होगा 97, इसका जो होगा 98, इसका जो लास्ट डिजिट होगा 99, और इसका लास्ट डिजिट होगा, इसका जो लास्ट नंबर होगा वो 100 होगा। तो 25 25 सबको मिल गया, सभी के पास 25 25 है। तो 159.97 में कोई भी नंबर उठाकर 7 के पावर में डालो, उसका लास्ट डिजिट 7 आएगा। और 2 6 10 till 98 में कोई भी नंबर उठाकर 7 के पावर में डालो, लास्ट डिजिट 9 आएगा। एंड 3 7 11.99 में कोई भी नंबर इस नंबर के बीच में 7 के पावर में डालो, लास्ट डिजिट 3 आएगा। एंड 4 8 12 वगैरह में कोई भी डालो, 7 का पावर W जो आएगा वो नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसके 25 में से और इसके 25 नंबर में से, यही है ना जो 7 और 3 देगा। तो लास्ट डिजिट 7 हो, इसके लिए टोटल 25 नंबर है, और लास्ट डिजिट 3 हो, इसके लिए टोटल 25 नंबर है। ठीक है, और 7 + 3 10 हो जाता है, और 10 का लास्ट डिजिट 0 होता है। तो इसके 25 में से और इसके 25 में से कोई भी ले लो तो टोटल बन जाएंगे। तो 25 गुना 25, टोटल तरीके कितने हो गए? 25। 1 3 ले लो तो, 1 7 ले लो तो, 1 11 ले लो तो, या फिर डॉट डॉट करते करते 1 के साथ 99 ले लो तो लास्ट डिजिट 7 3 आएगा। तो एक के लिए, इस एक के लिए टोटल 25 है, तो यहाँ टोटल कितने हैं? 25। तो 25 के लिए 25 है, तो टोटल कितने हो गए? 25 गुना 25। एक के लिए 25 है, तो 25 के लिए कितने होंगे? 25 गुना 25। उसी तरह y और w में भी 2 4 ले लो तो, 2 8 ले लो तो, 2 12 ले लो तो, 2 16 ले लो तो, या फिर 2 100 ले लो तो, या फिर 6 4 ले लो तो, 6 8 ले लो तो, 6 12 ले लो तो। तो 2 के लिए टोटल 25 कॉम्बिनेशन है, तो 6 के लिए भी टोटल 25 है, 10 के लिए 25 है, तो 25 गुना 25। अब जैसे मैंने आपको कहा था 1 3 ले लो, इस वाले केस में 1 3 ले लो, तो यहां लिख दिए 1 और यहां लिख दिए 3। तो यहां 3 और यहां 1 भी तो लिख सकते थे, तो जितना तरीका आया गुना 2 नहीं हो जाएगा? तो यही मैंने टोटल कर दिया है गुना 2, और यहाँ कर दिया टोटल गुना 2। तो ये इतने टोटल तरीके हैं जिसमें वो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा, और दोनों को जोड़ दिया है, तो ये आ गया 4 गुना 25। ये 25 गुना 25 कॉमन आ जाएगा, और 2 + 2 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा टोटल सैंपल स्पेस। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या किया है मैंने?
m और n की कम्बिनेशन निकालनी है, m और n की कम्बिनेशन निकालनी है, ऐसे नंबर का कम्बिनेशन निकालना है जिस नंबर को हम m और n के जगह पर रखें, तो 7 का पावर m 7 का पावर n जो मिलकर जो लास्ट डिजिट दे, वो लास्ट आखिरी का डिजिट जो हो 0 हो या फिर 5 हो। अब इसके लिए 7 का पीरियोडिसिटी निकाला हमने, ये पूरा, तो यहाँ देखा 7 का पीरियड 4 डिजिट के बाद खुद को रिपीट करता है। तो किसी के 7 के पावर में लास्ट डिजिट 7 आए, कब आ सकता है? जब 159 टोटल 97 तक 159 डॉट 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 90 इस नंबर में से कोई भी नंबर रखो, और ये टोटल नंबर कितने हैं? 25। और यही 7 जब 3 के साथ ऐड होगा तो 0 बनेगा। और 3 कब आ सकता है? जब 7 के पावर में 3 7 11 ऐसे ही 99 तक आप नंबर रखो, ये भी नंबर कितना हो गया? टोटल 25। तो ये 25 ये 25, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 25 गुना 25। तो 1 और 3 जो हम 1 और 3 इस दोनों जगह पर रख सकते हैं। m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, तो m का वैल्यू 3 n का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 7 है दोनों जगह पर, एक्सचेंज कर सकते हैं। यही एक्सचेंज करने के लिए 2 लगाया है। वैसे ही y और w का हमने टोटल निकाला है 25 गुना 25, और इसको भी इंटरचेंज कर सकते थे गुना 2। तो ये टोटल केस बने हैं जिसमें लास्ट में ऐड करने पर 7 3 एंड 9 1 ऐड करने पर 0 बनेगा, और ये बन गया टोटल ये और इतना पॉइंट इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो करेंगे हम लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 का टोटल डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू।